हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा बजट से भरी हुई है। स्टार्टिंग का पूरा सेक्शन बजट के ऊपर है। आप नीचे टाइम से हम देख सकते हैं और आप अगर बजट वाली नहीं देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और कल वाली वीडियो डाली थी मैंने अडानी ग्रुप के ऊपर। कई लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, कई लोगों को अच्छा लगा। और एक अंदर की बात बताता हूँ, वीडियो को दबा दिया गया है, वीडियो की रीच पूरी रोक दी गई है। नॉर्मली बहुत सारे लोग आप में से जो देखना चाहते होंगे उनको पता ही नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर एक वीडियो भी आई जहाँ पे मैंने एक नया प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करी थी, अडानी ग्रुप के बारे में। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अडानी ग्रुप दूध का धुला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप इन्फ्लेटेड नहीं है, डेट रिडन नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईली लेवरेज नहीं है और उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैंने एक दूसरा पर्सपेक्टिव रखा है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी रीज़न है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह रहा हूँ ये दो चीज़ें इकट्ठी क्यों हुई। तो प्लीज़ अगर किसी ने वीडियो देखनी है, नहीं देखी है तो देख लेना यार, क्योंकि दिल से बनाई थी वो वीडियो। पर जब देखा यूट्यूब ने रीच रोक दी है तो मेरे को दुख हुआ थोड़ा सा। तो मैंने कहा इसको तो मैं बिजनेस न्यूज़ में डाल के व्यूज़ बढ़ा के दिखाऊंगा यूट्यूब को, लोग चैनल पे जाके देखेंगे। तुम नहीं दिखाओ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बजट की न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है भाई, इनकम टैक्स की स्लैब्स को रिवाइज कर दिया गया है। नई रिजीम के हिसाब से आप देख सकते हैं किस तरीके से सारा का सारा चल रहा है। अगर हम बात करके चले, आप 9 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको 45,000 रुपीज़ इनकम टैक्स देना है। और ये बहुत इम्प्रूवमेंट है अगर पिछले कुछ टाइम से अगर हम बात करके चले तो। नई रिजीम के हिसाब से आप स्लैब देख सकते हो किस तरीके की है। अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हो कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी सेविंग वेविंग भी करते हो तो आप टैक्स और ज़्यादा बचा सकते हो। बेसिकली अगर आप 7 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फर्टिलाइजर सब्सिडीज की बात करके चलूँ तो उनको 1.75 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किया गया। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लोअर है जो पहला प्रीवियस एस्टिमेट था उससे पहले। तो अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करके चलूँ तो यहाँ पे 2.25 लाख करोड़ का एलोकेशन है। तो बेसिकली ये कम किया गया है। अगर मैं पीएम विकास स्कीम की बात करके चलूँ तो वो भी अनाउंस करेगी, जहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन है और आर्टिशियंस है उनको मदद की जाएगी। बेसिकली एमएसएमई के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर मैं डिजिटल इंडिया के बजट एलोकेशन की बात करके चलूँ तो वो है 4,795 करोड़। ये घटा है 37% से। ये देखने वाली बात है क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर है। एक जगह पे बातें चल रही है कि भाई हम डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करेंगे और एक जगह पे हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करके चले ना तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अराउंड 10,676 करोड़ रुपीस मिले थे। अगली खबर, बजट के अंदर भाई एक नया रूल लाया गया है जहाँ पे 5% कंप्रेस बायोगैस मैंडेटरी कर दी गई है उन कंपनीज के लिए जो कि मार्केट करती है नेचुरल गैस को इंडिया के अंदर। तो बेसिकली अपनी सेल का 5% उनको ये भी करना पड़ेगा। बेसिकली बायोगैस को बढ़ाने का तरीका है ये। अगर मैं गोवर्धन स्कीम की बात करके चलूँ तो उसको भी कहा गया है जहाँ पे 500 से ज़्यादा नए वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे। बेसिकली गैस कंप्रेशन गैस बायोप्लास, बेसिकली बायोगैस प्लांट ही बात चल रही है यहाँ पे। 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, 75 अर्बन एरियाज में लगाए जाएंगे, 300 क्लस्टर वेस्ट प्लांट हो गए। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आने वाली है। साथ में हमारी गवर्नमेंट ने मिलेट्स के बारे में बात करी। उन्होंने बोला जो हैदराबाद का मिलेट इंस्टीट्यूट है उसको सेंटर सपोर्ट करेगा उसकी एक्सीलेंस के लिए। बाकी इस चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा, भाई मिलेट्स अच्छी चीज़ होती है, मिलेट्स खाया करो, ठीक है। ये ज्वार बाजरा ये हमारा स्टेपल फूड्स है, मतलब हमारी डाइट में होना चाहिए। बहुत हेल्दी चीज़ होती है और ग्लूटेन भी नहीं होता है। और अगर आपके घर में शुगर वूगर है तो ये बहुत हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो जरूरी है, लिया करो मत। साथ में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया जो स्टार्टअप्स 2024 तक, मार्च 2024 तक इनकॉर्पोरेट होगी उसको स्टार्टअप वाला जो प्रोग्राम है उसके बेनिफिट मिलेंगे। और वो बेनिफिट क्या है, जो उनके लॉसेस है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 10 साल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब 10 साल जब से कंपनी शुरू हुई है उसके अंदर। साथ में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी निकाला जहां पे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की मदद करी जाएगी। बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जाएगी जिससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी किसानों की। तो बेसिकली किसानों की मदद करने के लिए ये चीज़ बनाई जाएगी, स्टार्टअप को हेल्प करी जाएगी। पर दूसरी साइड पे फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी कम कर दी जाएगी। अगर मैं एजुकेशन की बजट की बात करके चलूँ तो एजुकेशन का बजट भी 1.12 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये 8% अप्रॉक्स बढ़ा है अगर देखा जाए तो। ये हाईएस्ट एवर बजट है
और ये 8,621 करोड़ रुपीस बढ़ा है ओवरऑल देखा जाए तो। 8% स्कूल एजुकेशन इंक्रीज करी गई है और हायर एजुकेशन के लिए भी अप्रॉक्स 7.9% इंक्रीज किया गया है। साथ में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक और चीज बोली कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते रहेंगे स्टेट्स को 1 और साल तक। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो वो चलते रहेंगे। और ये लॉजिकली क्यों किया जा रहा है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके और सिंपल सी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया जा सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तभी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, तभी सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि रिसेशन सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का पूरा मोटो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है बजट के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड वोड सब बनेगी, खर्चा होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो ओवरऑल खर्चा ज़्यादा करेंगे, इकोनॉमी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अगली खबर, अगर हम एलोकेशंस की बात करके चलेगी बजट के अंदर कहाँ कहाँ पैसा एलोकेट किया गया है, आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। रेलवे को भी 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हाईवेज के ऊपर भी 2.70 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.96 लाख करोड़ किया गया है। यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि टोटल बजट का कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो अगर आप देखोगे एजुकेशन के ऊपर अच्छा एलोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अच्छा एलोकेशन है और बाकी सब के ऊपर थोड़ा छोटा एलोकेशन है, पर ओवरऑल ये नंबर्स बड़े बन सकते हैं, क्योंकि जैसे अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करके चलो, वहाँ पे भी 20% के आसपास का एलोकेशन है। अगर मैं मनरेगा स्कीम की बात करके चलूँ तो वहाँ पे 32% एलोकेशन कम कर दिया गया है। तो ये बेसिकली रूरल इंडिया को जॉब गारंटी का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे 25% कम किया है एलोकेशन। पहले ज़्यादा पैसा दिया जाता था, अब उसको कम दिया जा रहा है। मतलब जो गांव है वहाँ पे जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए उतना बेनिफिट नहीं है। पर जो गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत स्कीम है उसका एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर देखा जाए तो 12% बढ़ाया गया है। और ये मैं कह सकता हूँ कि लो इनकम ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं ओवरऑल हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करके चलूँ तो उनका बजट भी 12% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर। साथ में ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है, समझने की कोशिश करो। इसके अंदर अगर आपके घर की औरत 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कराती है तो उनको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 साल तक, मार्च 2025 तक। तो ठीक है भाई, कर लो इन्वेस्ट। और कहा जा रहा है कि दिस इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगी, पता नहीं। बेसिकली इसका नाम भी जो स्कीम का है ना, वो स्कीम का नाम भी बड़ा मस्त है। इसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्रा। मतलब महीना का सम्मान बढ़ेगा, हम 7.5% इंटरेस्ट रेट देंगे उनका। बेसिकली घर की जो औरतें कुछ कुछ पैसे बचाती है उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर सकती है, वो ऐसा कह रहे हैं। साथ में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 35,000 करोड़ रुपीस अलग से रखे जाएंगे एनर्जी ट्रांसिशन के लिए। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का प्लान है 2070 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन पे लेके जाना है। बेसिकली आपको कार्बन पॉल्यूशन नहीं करना है, हम नेचर को ख़राब नहीं करेंगे, हम जितना पॉल्यूशन करेंगे उतना हम अच्छा भी करेंगे, ऐसा कुछ। अगर मैं बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की बात करके चलूँ तो उसको भी घटाया गया है, 21 से 31 पे लेके गए हैं। टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। अब टॉयज, बाईसाइकिल, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर थोड़ी सी चपक पड़ेगी यहाँ पे अगर देखा जाए तो। साथ में अगर मैं डिजी लॉकर की बात करके चलूँ तो अब डिजी लॉकर एमएसएमई, ट्रस्ट और बाकी एंटिटीज के लिए भी आ जाएगा। अभी के टाइम पे नॉर्मल यूजर के लिए होता है। मेरे पास में जो गाड़ी है वो मेरी कंपनी के नाम पे है, पर वो डिजी लॉकर में मैं डाल नहीं सकता उसका कुछ भी, उसकी आरसी आती ही नहीं है, तो मेरे को कंपनी के नाम पे करना पड़ता है, पर मैं कर ही नहीं पाता है। साथ में गवर्नमेंट ने बताया कि उनको डिविडेंड से आरबीआई और पीएसयू बैंक से 48,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे। ये जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे 17.2% ज़्यादा है। मतलब पिछले साल से 17% के आसपास ज़्यादा है। और जो इस साल का था ना, इस साल का जो रिवाइज एस्टिमेट था उसको घटा, वो भी घटा है 44% के आसपास से, मतलब वो ज़्यादा था। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करके चले तो वो 5.9% पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है हमारी जीडीपी के, जो कि अगर 23 तक की बात करके चले, इस करंट फिस्कल ईयर की बात करके चले तो 6.4 था। और अगर फ्यूचर की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे 4.5% का फिस्कल डेफिसिट इन्होंने सोचा है। और अगर हम पूरे बजट फीस की बात करके चले तो फास्टेस्ट फीस थी हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर के थ्रू, 87 मिनट्स में ख़त्म कर दिया गया। पहले उन्हीं का रिकॉर्ड था 90 मिनट्स का, उसको तोड़ा है। और इन्होंने लंबी स्पीच भी दी है, ऐसी बात नहीं है, छोटी है। 2020 के अंदर इन्होंने
162 मिनट्स की स्पीच दी थी, वो लॉन्गेस्ट स्पीच थी इनकी। अब बजट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं, बहुत सारे सस्ते हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। पर अगर आप ओवरऑल समझने की कोशिश करो, गवर्नमेंट जो इंडिया में चीज़ें बनेगी उसको सस्ता करने की कोशिश कर रही है, ताकि इंडिया में बनी हुई चीज़ें इंडिया में कंज्यूम हो, और जो चीज़ें बाहर से इंडिया में आती है, इंडिया मतलब उसको महंगा करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो वाले प्रोडक्ट्स महंगे होकर इंडिया में आए और आप ना लो, अगेन इंडिया में इंडस्ट्री उसकी बनती ही चली जाए। अगर मैं उदय कोटक जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि भाई ये अमृत काल, सच्चा अमृत काल है ये जो बजट है। बेसिकली जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि ये अमृत काल का बजट है। तो मुझे समझ में नहीं आया अमृत काल क्या बोला गया, किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बताना अमृत काल क्यों बोला गया, क्या इस टाइम को अमृत काल कहते हैं, क्यों कहा गया। पर अगर मैं उदय कोटक जी की बात करके चलूँ ना, उन्होंने बात बोली है कि बजट में भी बोली गई है ये वाली बात कि जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है ना वो बढ़ जाएगी 1.97 लाख से। तो उन्होंने बोला है कि भाई इस बजट से जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बढ़ जाएगी। अब मैं नहीं कह सकता कि पर कैपिटा इनकम किस तरीके से बढ़ जाएगी। अगर मोदी जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि ये जो बजट है ये जो पुअर है और मिडिल क्लास है और जो फार्मर्स है उनकी सारी चीज़ें पूरी करेगा। सब्सिडी कम करी गई है फार्मर के लिए, गरीबों के लिए एकदम। अगर मैं पुअर क्लास की बात करके चल रहा था, उनके लिए मनरेगा में बजट एलोकेशन कम किया गया है, तो उनके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है अगर देखा जाए तो। पर मिडिल क्लास के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनकम टैक्स रेट कम हुआ है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा बचेगा। अगर मैं शशि थरूर की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है बजट में कुछ कुछ चीज़ें अच्छी थी, पर मनरेगा के बारे में बात नहीं करी गई क्योंकि भाई कम किया गया बजट, इसलिए नहीं बात करी गई। और अगर मैं गोयनका जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला RRR वंस अगेन। बेसिकली उन्होंने बात करी है कि ये जो बजट है ये रेलवेज, रेन्यूएबल्स एंड रिफॉर्म के बारे में है। रेलवे के ऊपर खर्चा हुआ है, रिफॉर्म के ऊपर खर्चा हुआ है, इनके ऊपर खर्चा हुआ है, और RRR मूवी से इन्होंने कंपेयर करते हुए बोला है। अगर मैं स्मृति ईरानी जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि मिडिल क्लास के लिए बोनांजा है, ये बहुत ही अच्छा बजट है। पर अगेन मेरे हिसाब से मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, जो 7 लाख तक कमा रहा है वो मिडिल क्लास के अंदर कंसिडर हो रहा है यहाँ पे, और पुअर की कैटेगराइजेशन क्या है, मतलब ये भी डिफाइन नहीं है ना। मिडिल, हु इज मिडिल क्लास, कौन कितना पैसा कमाता है उसके हिसाब से पता लगेगा ना किस हिसाब से मिडिल क्लास डिफाइन होता है। कोई ऐसा कोई रूल है क्या। अगली खबर, जो कांग्रेस के जो MP है उन्होंने बोला है कि उनको जो लो टैक्स रिजीम है और जो टैक्स कट किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है। और अगेन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टैक्स कट से फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर आप टैक्स कम दोगे तो मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, अगर आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो रिसेशन में जो इकोनॉमी घट रही है वो बढ़ सकती है। अगली खबर, टाटा स्टील के जो CEO है उन्होंने बताया जो फोकस रखा गया है इंफ्रा केपेक्स के ऊपर वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बेसिकली उनको फायदा होने वाला है इससे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। अगर मैं स्नैपडील के को-फाउंडर कुणाल बहल जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि अगर जो स्टार्टअप के ऊपर टैक्सेस लगते हैं उसको कम कर दिया जाए तो एक्सप्लोड हो सकता है स्टार्टअप के अंदर फंड। अगर आप स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हो और आपकी कैपिटल बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो आपको हायर टैक्स रेट देना पड़ता है नॉर्मल रेट से। कैपिटल गेन टैक्स जो है ना वो अलग लेवल का है वहाँ पे, डबल ऑलमोस्ट। तो उन्होंने कहा अगर इसको कम कर देते थे ना तो स्टार्टअप्स को भी बहुत फायदा होता, डोमेस्टिक स्टार्टअप्स को फायदा हो सकता था। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ ऐसी चीज़ हो सकती थी। अगर मैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की बात करके चलूँ, फोटो केजरीवाल जी की लगी पर संजय सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि पर कैपिटा इनकम कैसे डबल होगी निर्मला जी, जो बजट बनाया है आपने इसके अंदर आपने MSP तो इंक्रीज नहीं किया है फार्मर के लिए, और आपने यूथ को एम्पावरमेंट भी करने के लिए कुछ नहीं किया है, तो कैसे ये अमृत काल का बजट हो गया है। देखो सिंपल सी बात, हर बजट के अंदर कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ कॉन्स होते हैं। अब जो खुद पार्टी होगी, जो BJP सपोर्टर होंगे वो तारीफ करेंगे, जो अगेंस्ट बोलेंगे वो नेगेटिव चीज़ें निकालेंगे। हम तो बीच के हैं, हम जो अच्छी चीज़ है वो अच्छा भी बोल रहा हूँ, बुरा वाले को तो बुरा भी बोल रहा हूँ। अगर मैं JDU के MP की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला सपनों का सौदागर है ये बजट। उन्होंने बोला है कुछ नहीं देता है बजट, कुछ नहीं बात करी गई कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या किया जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा इस चीज़ को। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है RBI के हिसाब से, अब इन्फ्लेशन वाला लेवल कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करके चले तो ये जो प्रोडक्ट लाइन इंसेंटिव स्कीम निकाली जा रही है, सब कुछ लाया जा रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी नहीं बढ़ेगा, इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, देख लेना नंबर्स। और जो टैक्स रेट कम करी गई है उससे खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, तो मतलब लोगों को हायर करेगी ना कंपनियां। रोडें बन रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को हायर करने पड़ेंगे ना।
हायर करेंगे तो नौकरियां मिलेगी ना, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी पर प्राइवेट तो होगी। अगर मैं कांग्रेस के एमपी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला ये अडानी और अंबानी का बजट है भाई। हायर जो टैक्स स्लैब्स है ना उनको भी कम करा गया, 37 के आसपास थी, उसको 25 पे लाया गया। और ये अडानी अंबानी नहीं, सबके लिए है, जो अच्छा पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे लिए तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये टैक्स रेट जो कम करेगी ये ऊपर वाली। और आज के बजट के अंदर एक बहुत मस्त चीज़ भी हुई, जब हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर बता रही थी कि हम जो पुरानी गाड़ियां हैं उसको हटा देंगे, तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन था उसको उन्होंने पॉलिटिकल बोल दिया। उसके बाद जब बार बार उन्होंने स्पीच दिया ना हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने, उन्होंने बार बार स्ट्रेस किया इस वर्ड को, पॉल्यूटिंग पॉल्यूटिंग। अगली खबर, ये बहुत बड़ी खबर है भाई, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 30% घटे, एकदम रातों रात वाइप अप हुआ है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमने परसों वाली न्यूज़ में, कल वाली न्यूज़ में बात करी थी कि अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया है। 10 रुपए की चीज़ 10.5 में कैसे बिक सकती है, ये अनाप शनाप चीज़ है। एफपीओ के अंदर बहुत बेकार मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। अब कई लोगों का कमेंट में आया हुआ था और उनका कहना था कि भाई वो 10 रुपए की चीज़ नहीं है, वो 5 रुपए की चीज़ है। एक्चुअली जो शेयर का प्राइस था उन्होंने हाफ कर दिया था, पर वो शेयर भी तो आधा हो गया था ना, वो शेयर का नाम भी तो अलग हो गया था ना, कोई ये बात नहीं कर रहा आपसे। तो लॉजिकली वो बात तो वही है, वो सिंपल सी बात। आप मैं आपको 1 किलो आटा 40 रुपए का बेच रहा हूँ, ठीक है। अब एक्चुअल मार्केट का रेट 30 रुपए है। अब 10 रुपए में महंगा ले रहा हूँ ना, अब आप कहते हो आधा किलो दे दो जी। अब मैं आधा किलो आपको 20 रुपए में दे रहा हूँ, तो भी तो मैं महंगा ही बेच रहा हूँ ना। सिंपल सी बात ये थी। पर अगेन जो कार्टेल था उसको रोका गया, मुझे ऐसा लगा। पर अभी जो क्रैश आया है ना भाई, बहुत खतरनाक क्रैश आया है, बहुत गंदा मार्केट क्रैश किया अडानी ग्रुप का। और ये खाली इसका नहीं है, अभी लास्ट वाली स्लाइड में जब हम सारी मार्केट को स्टडी करेंगे ना, तो उसमें देखना जो सबसे ज़्यादा लूजर्स है वो अडानी के ही है। अब इसके बाद में फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर जो रिचेस्ट एशियन है वो मुकेश अंबानी बन गए हैं, अडानी जी पीछे आ चुके हैं। जैसे ही अडानी ग्रुप के शेयर्स घट रहे हैं ना, तो उन्होंने अपना प्लेज भी बढ़ा दिया है। बेसिकली उन्होंने जो लोन ले रखा था उसके ऊपर कोलेटरल उन्होंने अपने शेयर्स रखे हुए थे, तो अभी शेयर्स के प्राइसेस घट गए हैं तो उन्होंने अपना कोलेटरल बढ़ाया है। तो बेसिकली आपको जितना लोन लेना होता है ना, उसका 2.5 टाइम्स अपने शेयर्स को प्लेज करना होता है। तो कई लोगों का कहना है कि भाई ये अडानी ग्रुप ने जो लोन ले रखा है इससे पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी अगर वो डिफॉल्ट किया। देखो 2.5 टाइम्स लेवरेज तो ले ही रखा है ना, तो इतना भी बड़ा रिस्क नहीं है। 2.5 टाइम्स तो नहीं घटना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी कुछ नहीं कह सकते। अगली खबर पेपाल की है, तो वो 2000 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है। अभी एक सीजन चल रहा है एक तरह से निकालने का। अगर मैं इंटेल की बात करके चलूँ तो उन्होंने भी एम्प्लॉयज की सैलरी स्लैश करी है, साथ में जो सीईओ है उन्होंने भी अपनी 25% सैलरी कट की है। टेस्को की बात करके चलूँ जो कि यूके का लार्जेस्ट स्मार्ट मार्केट चेन है, उसने भी लोगों को निकालना शुरू किया है कॉस्ट कटिंग के चलते। 2100 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। अगर मैं ब्रिटिश ईवी स्टार्टअप अराइवल की बात करके चलूं तो उन्होंने भी अपने स्टाफ को 50% रिड्यूस करने की बात करी है। 800 एम्प्लॉयज निकाले जाएंगे लगभग, अगर देखा जाए तो। उनका कहना है कि जो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको भी वो कम करेंगे, आधा लेके आएंगे, $30 मिलियन पे लेके आएंगे। तो बेसिकली अगर टीम आधी कर दोगे तो ऑपरेटिंग खर्चा आधा हो जाएगा। बड़ा खतरनाक बिजनेस है यार ये, मतलब पूरा एम्प्लॉय डिपेंडेंट कंपनी हो गई। अगर मैं वर्क डे की बात करके चलूं तो वो भी 225 अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहा है ग्लोबल वर्क फोर्स से। अगली खबर नितिन कामत जी की है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली है। देखो अपने बिजनेस पे पेट लात मारने वाली बात है, पर यही चीज़ उनकी सबसे अच्छी है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एक्टिव ट्रेडर्स है ना वो सबसे ज़्यादा पैसा लूज पता क्यों करते हैं, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बाकी चीज़ें लगती है इस ट्रांजिशन के अंदर। तो यहाँ पे यार प्लीज़ नीचे कमेंट के अंदर मुझे बता दिया करो भाई, मेरे को नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दो ये क्या बात करी उन्होंने, क्या चीज़ लगती है, थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल ना, मेरे को अच्छा लगता है। मतलब यही तो मजा है ना यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, जो चीज़ नहीं पता तुमसे पूछ लो, तुम में से कोई ना कोई तो बता ही देता कमेंट में, मेरी नॉलेज बढ़ जाती है। तो कल वाली वीडियो में भी बहुत सारी नॉलेज मिली मेरे को, तो अच्छा लगता है मुझे ना, मज़ा आता है। अगर मैं जोहो की सीईओ की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला डीप रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। उन्होंने बोला भाई ये जो बंदे हैं ना ये इंटीग्रिटी वाले बंदे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं। जीरो था के सीईओ के बारे में बोला, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अपना लॉस के ऊपर भी वो बोल रहे हैं। अगर जोहो की बात ही कर रहे हैं तो उन्होंने बोला है कि हम ग्रोथ स्लो डाउन देख रहे हैं, जो हमारा एवरेज ऑर्डर साइज है वो भी घटता दिखाई दे रहा है। उन्होंने 43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट करी थी अपने नेट प्रॉफिट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। और ये आप प्रॉफिट देखो ना, 2749 करोड़ का प्रॉफिट है ये।
अब ज़ोहो के जो सीईओ है उन्होंने बताया कि भाई हम किसी को नहीं निकाल रहे, हमने 2024 के अंदर 1000 लोग हायर भी करने हैं और हम निकालेंगे नहीं। हाँ, मार्केट स्लो डाउन हुई है पर हम निकालेंगे नहीं। अगली खबर विनीता सिंह जी की है, वो अभी आईआईटी मद्रास गई थी तो उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी। उन्होंने बोला कि 22 ईयर्स अपार्ट, बेसिकली उन्होंने बताया कि आज मैं जिस सिचुएशन पे हूँ 22 साल पहले ये, मतलब जिस सिचुएशन में ये है 22 साल बाद मैं आज यहाँ पे हूँ, तो अपना काम करते रहो। बाकी मैं भी कल एक कॉलेज में जा रहा हूँ इवेंट पे, डीटीयू में, और मेरे को मेरे कॉलेज में भी बुला रखा है इवेंट के लिए, तो मैं भी ऐसी कुछ फोटो डालूंगा वहाँ, अच्छा लगता है। अगली खबर टेस्ला की है, तो टेस्ला ने $204 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के अंदर। उन्होंने $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी बिटकॉइन के अंदर Q1 ऑफ 2021 के अंदर। अगली खबर वेदांतु की है, तो उनके भी लॉस बढ़ते हुए दिखाई दिए है, ऑलमोस्ट 700 करोड़ के लॉस फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। यार भाई, ये भी कैपेबिलिटी होती है 700 करोड़ का लॉस बियर करना। मतलब आप फंडेड हो तो भाई किसी और का पैसा लग रहा है तो लॉस में कोई दिक्कत नहीं होती, और इतनी बड़ी हम स्टार्टअप भी बोलते हैं, पर मुझे लॉस वाला धंधा बिल्कुल समझ में नहीं आता, जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है, तो जनवरी के महीने के अंदर जीएसटी कलेक्शन सेकंड हाईएस्ट एवर रिपोर्ट हुई है। आप चार्ट देख सकते हैं सारा का सारा। अप्रैल के महीने के अंदर 22-23 के अंदर 1.68 करोड़ की हुई थी, लाख करोड़ की हुई थी, तो ये हाईएस्ट था। उसके बाद में आप देख सकते हो ऊपर नीचे रहा, पर अब फिर से हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर यूएस से आया है कि भाई उनका कहना है जो इनोवेशन ब्रिज बनाएंगे यूएस वाले और इंडियन डिफेंस स्टार्टअप, वो एक बहुत बड़ा कनेक्शन बनेगा। अभी हमारे अजीत डोभाल जी यूएस के एनएसए जेक से मिले और उन्होंने एक मीटिंग करी जहां पे इसी चीज़ के बारे में बात करी गई। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, यूएस के साथ हम अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगली खबर बाउंस की है, जो कि एक ईवी कंपनी है, तो उन्होंने $20 मिलियन रेस किए हैं सिक्वोया और बाकी लोगों से, और अभी रिसेंटली उन्होंने 3 से 4% अपनी वर्कफोर्स को भी निकाला है रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, और फंडिंग भी रेस करी है। अब देखो मार्केट की बात, देखो भाई ये खतरनाक सीन है। अगर मार्केट देखी जाए तो मार्केट आपको घटती हुई दिखाई दी है। अगर आप ओवरऑल बात करके चलो, निफ्टी भी नीचे था, निफ्टी स्मॉल कैप भी नीचे था, मिड कैप भी नीचे था, पर आईसीआईसी देखो 2% ऊपर, जेएसवी स्टील ऊपर 2%, आईटीसी ऊपर, टाटा स्टील ऊपर। देखो स्टील वाले तो ऊपर समझ में आ रहा है क्योंकि इंफ्रा के ऊपर बात करी गई है बजट के अंदर। आईसीआईसी बैंक ऊपर है, पर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट देखो किस लेवल पे घटे हैं यार। 27% अडानी एंटरप्राइजेस गया है ऑलमोस्ट, और 18% के आसपास अडानी पोर्ट चला गया। एचडीएफसी लाइफ भी 10-11% के आसपास गया। एसबीआई लाइफ भी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस वालों के पेट पे लात पड़ी है और इसके पड़ी है। लाइफ इंश्योरेंस वालों के शायद जो गवर्नमेंट ने अपना बजट बढ़ाया उसके अंदर, हेल्थ स्कीम के अंदर, शायद उसका भी रीज़न हो सकता है। बाकी ठीक है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुद हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक और वीडियो मैंने प्लान करी है, स्टार्टअप बबल 3.0, जो मैंने बबल 2 में नहीं बताया था, जिसको बोलने से मैं घबरा रहा था, अब मैं बता रहा हूँ। स्टार्टअप असली में घपला कैसे करती है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप तो नहीं है, मैंने सारी टेक्निक्स बता दी है, सारी टेक्निक्स खोल दिया मार्केट के अंदर, समझने वाले समझ पाएंगे। नाम नहीं लिया मैंने अगेन, क्योंकि अडानी वाली वीडियो बता ली, कुछ नहीं हुआ, मेरे को डर था, मैं भाई कुछ एक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, डीमोनेटाइज कर दिया गया वीडियो को, ग्रोथ रोक दी गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वीडियो की भी ग्रोथ रोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं खुश हूँ भाई, जितने लोग देखेंगे देखेंगे। पर डर है भाई, ऐसी सारी अंदर की बातें बोल दी मैंने उसमें। मेरे को बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में पता है, पर मैंने सबके बारे में बात नहीं करी, मैंने नाम नहीं लिया है, बस मैंने ये बताया है कि भाई देखो ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं वो, इस तरीके से वैल्यूएशन मैनिपुलेशन करते हैं, इस तरीके से वो टैक्स की चोरी करते हैं, इस तरीके से ऐसा ऐसा करते हैं, देख लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते हैं कल डालने की या फिर परसों डालने की, कोशिश करूंगा कल डालने की।